नमस्ते। अपना जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 10, उसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में आयोडोफॉर्म के बारे में बात की थी, जिसमें हमने आयोडोफॉर्म क्या है, इसकी प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुणों के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद बेटा ये कंपाउंड था वो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न था। आज का जो अपना टॉपिक शुरू होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नए सिरे से स्टार्ट है, वो टॉपिक है आपका टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। क्या लिखा है? टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न की जब हम बात करें, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न की जब हम बात करें तो इसका जो सबसे बेस्ट अच्छा एग्जाम्पल अपने सिलेबस में जो दे रखा है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्मूला हमने क्या सीखा था इसका? CCl4। फिर से लिख रहा हूँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 4 हैलोजन है तो टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न का एग्जाम्पल हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। बेटा बहुत बहुत सिंपल से कंपाउंड है तो इनका IUPAC नाम भी पूछ लिया जाता है। मुझे पता मेरे बोलने से पहले कमेंट्स में आपके आंसर आने लग जाएंगे इसके नाम के, अच्छी बात है। जब बेटा कितने हैलोजन है? 4, तो 4 के लिए आपने क्या नाम दिया? टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखा हुआ बेटा आपने? टेट्रा। Cl प्रतिस्थापी है तो क्या लिखोगे बेटा? क्लोरो। Cl प्रतिस्थापी है तो क्या लिखोगे? क्लोरो। और बेटा कार्बन कितना है? 1, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिख दिया मैंने? मेथेन। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? टेट्रा क्लोरो मेथेन। इसके बारे में मेन बातें कर लेते हैं कि टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न का एग्जाम्पल कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो अपना आज का टॉपिक है, जिसके हम बनाने की विधियाँ और रासायनिक समीकरण हम पढ़ेंगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला CCl4, इसका IUPAC नाम क्या है? टेट्रा क्लोरो मेथेन। अब यहाँ से आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पायरीन। पायरीन क्या होता है उसकी बात करें बेटा, कि जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो कंपाउंड है वो अज्वलनशील द्रव होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो अज्वलनशील है। अज्वलनशील का मतलब ये जलता नहीं है। इसके कारण कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है? आग को बुझाने में किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, IUPAC नाम टेट्रा क्लोरोमेथेन, किस प्रकार का कंपाउंड है? ये अज्वलनशील द्रव है। क्या है? अज्वलनशील द्रव है। और इसका मुख्य उपयोग तो जैसे आपने क्लोरोफॉर्म के उपयोग पढ़े थे वैसे इसके भी कुछ उपयोग है, लेकिन सबसे मुख्य उपयोग जो अपने को याद रखना है वो क्या है? आग बुझाने में। मुख्य उपयोग क्या है? आग बुझाने में। और इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड को व्यापारिक नाम क्या है इसका? पायरीन। पायरीन बेटा व्यापारिक नाम का मतलब बाजार में आप लेने जाओगे किसी दुकान के पास और बोलोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दो, तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को नहीं जानता व्यापारी। जो व्यापारी होता है वो क्या जानता है? पायरीन। क्या जानता है?
रीन। तो यहाँ से इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका व्यापारिक नाम या सादा नाम अपनी लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं वो क्या है, पायरीन, और अज्वलनशील द्रव्य है। इस कारण से इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। तो इतनी बातें हैं, इजीली समझ में आ गई होगी आपको। तो नोट्स की तरह लिखे हुए, तो आराम से आप इसको नोट भी कर सकते हो साथ में। बहुत से स्टूडेंट के गार्जियन से बात हुई तो पता चला कि बच्चे केवल फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। आपने फ़ोन ले लिया, वीडियो देख रहे हो, बेटा इससे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। सब जब भी आप ये ऑनलाइन क्लास मेरी अटेंड करते हो, तो जब क्लास का अपना टाइम है, उस टाइम पर बिल्कुल आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करो, जिससे जो मेन बातें हैं वो आप नोट कर सको। आप ये इंतज़ार में रहते हो कि सर कब नोट्स भेजें, हम उसको नोट करें। बेटा ध्यान रखना, सबसे अच्छे जो नोट्स होते हैं वो अपने द्वारा बनाए हुए होते हैं। टीचर ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन जैसा आप पढ़ोगे, आपको जिस प्रकार से आप समझ में आ रहा आप उसको उस भाषा में लिखोगे, तो वो आपको लंबे समय तक भी याद रहेगा। तो इसलिए नोट्स के चक्कर में अगर सर पर डिपेंड रहते हो तो वो गलत बात है। आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है तो मैं बुक की PDF मैं सेंड कर दूंगा, तो बुक को देखिए, साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नोट्स की तरह लिखा रहा हूँ, तो उसको फिर अपने अकॉर्डिंग नोट कीजिए, तो वो आपको याद रहेगा। बाकी मुझे तो चैप्टर टॉपिक के एंड के बाद में नोट सेंड करना है, वो करता रहूँगा, लेकिन जब तक आप थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे इसको शुरू करते हैं। पहले हम लिखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधि। क्या लिखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधि। तो पहली विधि की हम बात करें तो देखो बेटा, पहले की अगर आपने रिएक्शन पढ़ी तो कुछ इजीली समझ में आ जाता है। चलो एक रिएक्शन में पूछ रहा हूँ, आपने क्लोरोफॉर्म का कैलोरीनीकरण किया था। याद आना चाहिए, डायरेक्ट सीधे समीकरण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक नंबर की 6 नंबर की अभिक्रिया थी। तो आपने क्लोरोफॉर्म का क्या किया, कैलोरीनीकरण किया। तो क्लोरोफॉर्म का जब आपने कैलोरीनीकरण किया है तो क्या उत्पाद बना, याद आया क्या? क्या बना था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो पहली विधि तो ये हो जाएगी कि क्लोरोफॉर्म, क्या लिख सकते हैं हम कि क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म है के क्लोरीनीकरण द्वारा, किसके द्वारा? क्लोरोफॉर्म के कैलोरीनीकरण द्वारा लिख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो इसके लिए क्या था? क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या लिखा बेटा थोड़ा सा, CHCl3। अब क्लोरीनीकरण है तो सीधी सी बात है बेटा, क्रिया किससे होगी? क्लोरीन से होगी। क्रिया किससे होगी? क्लोरीन से होगी। और क्लोरीन से क्रिया होगी वो भी किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हो गई। अब देखो बेटा कितने Cl? 2 Cl। तो एक Cl और एक H, वो तो बाहर निकल जाएगा आपका HCl के रूप में। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, किस रूप में बाहर निकल गए? HCl के रूप में। अब यहाँ से जब एक H बाहर गया तो कार्बन की एक वैलेंसी शेष रह गई, और 2 Cl थे तो एक Cl ही तो गया, तो एक Cl शेष रह गया। तो जो Cl शेष रहा है वो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो कितने Cl हो जाएंगे बेटा? 4। तो क्या बन गया? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमें अब लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखते हैं? क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करने पर, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है? आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है।
अब इसकी दूसरी विधि दें, वो लिखी हमने कार्बन डाई सल्फाइड के क्लोरीनीकरण द्वारा। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा है, कार्बन डाई सल्फाइड के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो वही बात है कि अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होगी, किसकी कंपाउंड की, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। तो कार्बन को हम लिखा C, सल्फाइड का मतलब S और डाई का मतलब 2। तो कार्बन डाई सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CS2। क्रिया मैंने किससे करवाई, क्लोरीन से, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। उत्प्रेरक के रूप में आपने क्या काम में ले लिया, AlCl3 काम में ले लिया। अब देखो बेटा बनता क्या है, कार्बन के साथ क्लोरीन क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बनना ही, और ये सल्फर है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके भी एक कंपाउंड बनाएगा। तो अब बात करें, कार्बन है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाता है CCl4 प्लस, 2 सल्फर के साथ 2 क्लोरीन के अणु जुड़ते हैं और कंपाउंड बनता है S2Cl2। ये उत्पाद को इतना विशेष महत्व का नहीं है अपने लिए। तो कार्बन डाइसल्फाइड की आपने क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, CCl4 बना, तो 4 Cl तो यहाँ काम में आ गए और 2 Cl सल्फर के साथ जुड़ गए, तो कुल कितने Cl हो गए, 6। अब यहाँ Cl2 है तो मैंने कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 3, तो Cl कितने हो गए, 6। तो समीकरण बैलेंस हो गई आपकी, इक्वल हो गई कि CS2 प्लस 3Cl2 की क्रिया करवाई तो CCl4 प्लस S2Cl2 बनता है। अब यहाँ पे विशेष बात कि ये बन गया। अब होगा क्या कि कार्बन डाइसल्फाइड है वो पूरा का पूरा, जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं बदल पाया। कुछ मात्रा में अगर कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा शेष रह जाती है, आगे से अभिक्रिया करवाते तो कंप्लीट तो कन्वर्ट हो नहीं पाता, तो कुछ मात्रा में यदि कार्बन डाइसल्फाइड शेष रह जाता है तो आपका ये कंपाउंड S2Cl2, क्या लिखा है, S2Cl2 इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो इसके साथ क्रिया करो वापस से, CS2 प्लस S2Cl2 क्रिया हो रही है। अब बेटा यहाँ से आप एक बात समझने की कोशिश करना कि हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है, कितने Cl चाहिए, 4, यहाँ Cl कितने, 2, तो मैंने आगे कितने लगा दिए, 2। तो कुल Cl कितने हो गए बेटा, 4। कुल Cl कितने हो गए, 4। तो यहाँ बन गया आपका CCl4। अब देखो 4S और 2S, कुल कितने सल्फर हो गए बेटा, 6। तो यहाँ लिख दो 6S। तो ये बन गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो याद क्या रखना था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की हमने 2 विधियाँ पढ़ी है। पहली विधि क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा, पहली विधि क्या है, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा, ये तो पढ़ी हुई थी। दूसरी अभिक्रिया याद रखनी है, कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरी अभिक्रिया क्या थी, कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण के द्वारा। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो उपयोग था, मतलब भौतिक गुणों में हम ये पढ़ते कि ये अज्वलनशील द्रव्य होता है, अतः आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे पायरीन कहते हैं। वो बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। अब इसके बाद हम आगे बात करें इसमें, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण आएंगे या इसकी रासायनिक अभिक्रिया आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हो हेडिंग के रूप में,
कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण। तो बेटा बुक के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो एक चार्ट के रूप में समझाई गई है। किसके रूप में दी गई है? चार्ट के रूप में दी गई है। तो हम भी उसी चार्ट के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि अभिक्रिया है वो हम किस प्रकार से याद करते हैं। अभिक्रिया है वो हम किस प्रकार से उसको हम याद करते हैं। तो बात करें, यहाँ हम बीच में लिख रहा हूँ मैंने CCl4। क्या लिखा है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर जो हम अभिक्रिया करवाएंगे वो अलग अलग कंपाउंड के साथ करवाएंगे। किसके साथ? अलग अलग कंपाउंड के साथ करवाएंगे। तो उसको आप समझने की कोशिश करना कि उसमें कंडीशन क्या होती है। एक तो अगर आपको याद हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के अंदर आपने ये पढ़ा था कि यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe+H2O के द्वारा अपचयन किया जाता है, और वहाँ पर मैंने नाम भी बताया था आंशिक अपचयन, याद आया हो तो। आंशिक अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, तो वहाँ पर हमने कितने H लिए थे? 2। ये रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में पढ़ी थी कि CCl4 का आपने अपचयन करवाया था Fe+ आयरन प्लस H2O से। तो 2 हाइड्रोजन लिए। अब बेटा 2 हाइड्रोजन लेने का मतलब क्या हुआ? एक H और एक Cl। HCl बाहर चला गया, जहाँ से Cl बाहर गया तो यहाँ पर एक H जुड़ गया। तो ये कार्बन है, इसके साथ H जुड़ गया और एक Cl बाहर निकल गया, तो कितने Cl बचे? 3। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो? CHCl3। तो यहाँ से एक समीकरण तो अपनी पढ़ी हुई रह गई कि जो आपका क्या बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने Fe+H2O के द्वारा अपचयन किया। तो अपचयन का मतलब 2 हाइड्रोजन लिए, तो एक H, जो बड़ा एकदम इजीली तरीके से समझना है, एक H और एक Cl। HCl बाहर चला गया तो ये H यहाँ जोड़ेगा, तो CH और Cl कितने बचे? 3। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। दूसरी अभिक्रिया थी इसका जल अपघटन। अब जल अपघटन के लिए जल अपघटन के लिए इसकी अभिक्रिया करवाई गई जलीय KOH से। जल अपघटन के लिए इसकी अभिक्रिया किससे करवाई गई? जलीय KOH से। अब अभिक्रिया समझते कैसे होती है, समझो बेटा। यहाँ लिख रहा हूँ किस प्रकार से थी। CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन से कितने Cl जुड़े हैं बेटा? 4। तो एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl। और क्रिया किससे हो रही? KOH। तो 4 Cl लिए हैं तो KOH की संख्या भी 4 होगी। 1, 2, 3, 4। अब गौर से सुना क्या होता है। 4 K के साथ 4 Cl, ये लिख रहा हूँ, बन रहा वो 4 K के साथ 4 Cl, तो क्या बन गया बेटा? 4 KCl बन गया। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। थोड़े बड़े अक्षरों में लिख दोगे, नज़र नहीं आए तो आपको। 4 KCl। अब आगे देखो OH, तो 2 OH के साथ अगर 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो 2 जल के अणु हो गए, OH, OH। तो यहाँ कितने जल के अणु बन गए? 2 जल के अणु बन गए। अब देखो बेटा क्या बचा? C और कितने O? 2। C, एक तो C मतलब कार्बन है और O कितने? 2। तो एक यहाँ बन गया बेटा आपका CO2।
क्या बन गया, CO2। तो बेटा बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जब जलीय KOH का जलापठन क्या है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो हमें अभिक्रिया की पहचान होनी चाहिए कि उत्पाद ये बनता है। हमें अभिक्रिया की पहचान होनी चाहिए कि उत्पाद ये बनता है। तो अभिक्रिया मैंने यह समझा दी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हमने जलीय KOH से करवाई, तो 4K के साथ 4 Cl बाहर चले गए, OH OH और 2 H मिलकर 2 जल के अणु बन गए, और कार्बन के साथ ये 2 O, तो CO2 बन गया। उम्मीद है रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो ये तो नॉर्मल जलीय KOH के साथ क्रिया करवाई गई, लेकिन अगर इसी क्रिया को इसी जल के साथ इसका जलापठन 775 केल्विन के साथ करते हैं, 775 केल्विन के साथ करेंगे, तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो भाप के साथ H2O के साथ क्रिया करेगा, तो वहाँ पर उत्पाद है वो अलग प्रकार का बनेगा। वहाँ पर जो उत्पाद है वो अलग प्रकार का बनता है। तो हम उस पर समझते कि याद क्या करना था कि यहाँ की जो रिएक्शन लिख रहे हैं 775 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर पर होती है, जल के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भाप का मतलब H2O, भाप जलापठन होगा। इसका मतलब याद करना कि अगर केवल जलापठन लिखा हो, केवल जलापठन, तो अभिक्रिया ये होगी, लेकिन 775 केल्विन के ऊपर लिखा हो या भाप जलापठन हो, तो अभिक्रिया यहाँ पर होगी। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इस H2O के साथ क्रिया करेगा। समीकरण यहाँ समझा दूँ आपको कि CCl4, ये इसको लिख लें 1 2 3 और 4, लिख लिया। CCl4 क्रिया किससे हो रही है, H2O से, तो देखो इधर बेटा H2O, H2O। अब देखो यहाँ से 2H के साथ 2 Cl चले जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि 2H के साथ 2 Cl बाहर चले जाएंगे, तो H2HCl, 2H और 2 Cl, तो 2HCl बाहर चला गया। अब देखो बच्चा क्या, COCl2, तो बना क्या, COCl2, COCl2, और साथ में ये 2HCl। अब COCl2 लिखने का मतलब कमेंट्स में बिना बोले आप मुझे बताएं इसका नाम लिख दोगे, क्या नाम होता है, COCl2, जानते हो, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से। तो उम्मीद है कि ये तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज में नहीं दे रखी अपनी बुक में भी इसी प्रकार से दे रखिए, प्लस जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केवल ये लिखा आएगा CCl4 तीर के निशान के ऊपर ये उत्पाद की पहचान कीजिए। तो हमें इसी प्रकार से इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इसकी अभी और भी अभिक्रिया बात कर रहे हैं। ये SbCl5 लिखा मैंने, SbCl5 मतलब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे हम 2HF से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बताऊंगा क्यों। अब बेटा क्या बनता है देखो गौर से, कि इसको यहां से समझ लेते, थोड़ा सा साइड में समझा दूं। CCl4 लिखा इस प्रकार से 1 2 3 4, और क्रिया किससे करवाओगे, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से। अब देखो बेटा क्या हुआ, 2H के साथ 2 Cl बाहर निकल गए, 2H के साथ 2 Cl बाहर निकल गए। बाई चांस अगर बेटा बोर्ड पे लिखे हुए अक्सर नहीं आए, क्योंकि बेटा बोर्ड
क्योंकि अभिक्रिया कंप्लीट एक साथ करनी है तो थोड़ा मुझे अक्षरों को बारीक लिखना पड़ रहा है। अगर फिर भी अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो मैंने आपको पहले भी बहुत, वैसे लगभग बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उनको आइडिया नहीं होगा। तो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आता है यूट्यूब में, उन 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो एक क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और उस क्वालिटी पर आप वीडियो को 360 या 480 पर कर लो। 360 या 480 क्वालिटी पर कर लोगे तो बिल्कुल आपको एक अक्षर बिल्कुल साफ नज़र आएगा। वैसे उम्मीद होगी कि अभी भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी बाई चांस ऐसी कंडीशन हो कि कुछ लिखा हुआ स्पष्ट नहीं आए तो वीडियो की क्वालिटी वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करके क्वालिटी 360 या 480 कर लिया करो। अब देखो बेटा क्या बच्चा, C कितने Cl 2 और कितने F 2, तो बना क्या, यहाँ लिख रहा हूँ C 2 Cl और F2, तो क्या बोलेंगे C Cl2 F2, C Cl2 F2 बना। और साथ में 2 HCl बाहर निकले तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम इधर लिख देता हूँ, अभी के समझ में आ गई होगी तो मिटा रहा हूँ इसको। साथ में 2 HCl बन गए। अब बेटा एक बात सुनना, आपने 10th क्लास में एक नाम सुना होगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो का C, फ्लोरो का F, कार्बन का C, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन शॉर्ट में नाम होगा CFC। CFC या जिसको हम फियोन भी कहते हैं, जिसे हम फियोन भी कहते हैं। ये फियोन का टॉपिक अपने इसी चैप्टर में अभी आगे आएगा, वहाँ मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। इनका नामकरण है, इनको बनाने की विधियाँ भी है। अब देखो बेटा, ये कार्बन, ये क्लोरो और ये फ्लोरो, तो ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन का उदाहरण हुआ नहीं हुआ, मतलब फियोन या CFC का उदाहरण है। इसका नाम होता है बेटा फियोन 112। अब इसका नाम फियोन 112 क्यों दिया है, तो इसके लिए हमें फियोन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो मैं अभी कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछोगे सर नाम कैसे दिया, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन बाद ये इसी चैप्टर के अंदर फियोन का एक अलग से टॉपिक है, वहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अन्यथा अपना ये टॉपिक रह जाएगा। तो यहाँ यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्यों हुई, आप सबको पता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, वो किसको नुकसान पहुँचाता है, ओजोन परत को। और ओजोन परत को नुकसान होने का मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आएगी, सब आप इसके बारे में समझते हो। तो यहाँ पे फियोन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया समीकरण, नॉर्मल समीकरण नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि CCl4 क्या लिखा बेटा, CCl4 है, उसकी क्रिया मैंने किससे करवाई है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, किसके उपस्थिति में, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ की उपस्थिति में। तो आपका कंपाउंड क्या बना, CCl2F2, CCl2F2, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। पर्टिकुलर उसका नाम क्या होता है, फियोन 112। नाम क्या होता है बेटा, फियोन 112। तो उम्मीद है बेटा एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया की हम बात करें, ये जो मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है, इसकी अभिक्रिया में करवा रहा हूँ बेटा इस बार। एक तो मैंने फिनोल क्या लिया, फिनोल, फिनोल का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH, थोड़ा इधर नीचे लिखने का प्रॉब्लम होता है बहुत अपने पास बेटा। बिल्कुल कह रहा हूँ कि कंटिन्यू आप मेरी वीडियो देखोगे कि जब से अपने काफ़ी चीज़ें हमने सुधार किए वीडियो के अंदर, तो ये कंफर्म कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके ऐसे अंगुलियों पे याद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रोज़ ये जो वीडियो वो टाइम पर देखने पड़ेंगे। इसके अलावा बस वीडियो देखना नहीं है, जैसे मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ वैसे नोटबुक लेकर बैठो और वैसे वैसे आप भी इसको साथ में लिखते जाओ। इसके बाद
वीडियो देखने के बाद, जैसे वीडियो अपना कंप्लीट हो गया, ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। जो हार्ड रिएक्शन लगी वो थोड़ी कम समझ में आई है, उस चीज़ को आप वापस से रिपीट, बहुत से बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर रिपीट कीजिए। बेटा इतनी ऑनलाइन क्लास होती है कि एक टॉपिक को मैंने ढंग से समझा दिया और फिर अगर मैं उसको वापस से रिपीट करने लग गया तो अपना टॉपिक ही नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो कि जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो जो चीज़ आपको कम समझ में आई है उसको आप वापस से उसको रिपीट वहाँ से देख सकते हो। और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मुझे बतानी है। तो क्रिया किससे करवाने? कार्बन टेट्राक्लोराइड की OH, ये क्या लिखा? फिनोल। बेंजीन वाले के ऊपर OH को आपने क्या नाम दिया? फिनोल। और साथ में KOH। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में पिछले वाले वीडियो में जाना चाहूँगा। हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, राइमर टीमान अभिक्रिया। हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, बेटा समझा रहा हूँ, समझना गौर से। राइमर टीमान अभिक्रिया। आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार नाम आएगा राइमर टीमान अभिक्रिया, और अलग अलग उत्पाद बनता है, समझना। यहाँ पे राइमर टीमान अभिक्रिया को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक को तो मैं नाम दे रहा हूँ फॉर्मिलीकरण। क्या लिखा? एक का नाम क्या लिखा मैंने? फॉर्मिलीकरण। और दूसरे का नाम मैंने दिया है कार्बोक्सिलीकरण। ऐसा समझ में नहीं है तो इसको ऐसे करते हैं कि राइमर टीमान अभिक्रिया हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, इस मतलब पिछले ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी। तो यहाँ देखो गौर से, एक को तो क्या नाम दे रहा हूँ मैं? फॉर्मिलीकरण। और दूसरी अभिक्रिया को मैंने नाम दिया कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है। फॉर्मिलीकरण में अगर आपको याद हो कि फॉर्मिलीकरण जो आपने पढ़ी थी लास्ट में, उस अभिक्रिया में आपने क्या बनाया था? साफ नजर आ रहा है? सैलिसैल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, अगर राइमर टीमान अभिक्रिया से आपने सैलिसैल्डिहाइड बनाया है तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मिलीकरण, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बना है वहाँ पे, सॉरी एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, एल्डिहाइड। अगर वहाँ पर इस एल्डिहाइड के स्थान पर, यदि एल्डिहाइड के स्थान पर अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए, एल्डिहाइड के स्थान पे क्या जुड़ जाए? कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए, बेंजीन वाले है। थोड़ी सी बेटा छोटी बनानी पड़ेगी, नज़र नहीं आ रहा है वो मेरे अंदाज से आपको। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर यहाँ एल्डिहाइड जुड़ा है CHO, तो आपने इसको क्या नाम दिया था बेटा? सैलिसैल्डिहाइड। सैल्डिहाइड नाम दिया था। और यदि इस CHO के स्थान पे COOH जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो, तो इसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ लिख दो बेटा, अगर नजर नहीं आ रहा तो, सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम दिया इसको? सैलिसिलिक अम्ल। तो यदि बेंजीन वाले के ऊपर OH तो है, COOH जोड़ दिया, COOH, तो नाम हो गया सैलिसिलिक अम्ल। और CHO है तो सैलिसैल्डिहाइड। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों राइमर टीमान अभिक्रिया है, फॉर्मिलीकरण होता है तब तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है, और कार्बोक्सिलीकरण होता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब अंतर क्या है? या तो इतना ही है कि जो सैलिसैल्डिहाइड बना था उसमें आपने फिनोल और KOH की अभिक्रिया करवाई थी क्लोरोफॉर्म से।
याद आ गया होगा कि फिनॉल और KOH की अभिक्रिया जब आपने क्लोरोफॉर्म से करवाई थी और 3 Cl थे तो आपने 3 KOH लिए, तब तो आपका बना था सैलिसैल्डिहाइड। लेकिन अगर आप इस क्लोरोफॉर्म के स्थान पर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड लोगे, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड लोगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लोगे, तो वहाँ पर फिनॉल और KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेकर, तो वहाँ आपका क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमने फॉर्मिक अम्ल वो क्लोरोफॉर्म लिया था। जब हमने क्लोरोफॉर्म लिया था तब तो बना था सैलिसैल्डिहाइड, और जब हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। ये भी रायमन-टीमान अभिक्रिया कैसे होती है वो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सैलिसैल्डिहाइड कब बनता है और सैलिसिलिक अम्ल कब बनता है। क्योंकि जो अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, फिनॉल वाला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहाँ पर ये 2 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाइए और फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कीजिए। तो हम चाह रहे हैं कि वो क्वेश्चन है अपने को याद हो जाए। तो अब इस रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ बेटा। अब देखो, पहले इस रिएक्शन को मैं यहाँ समझा देता हूँ कि बनता क्या है। उसके बाद देखो कि बेटा ये तो मैंने लिया फिनॉल के साथ OH, बेंजीन वाले पे OH हो गया। क्रिया किससे? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कितने Cl बेटा? 4। तो 1 2 3 और 4। और अब खुद दिमाग की बात होती है, अपने माइंड की बात होती है कि जब 4 Cl लिए हैं तो KH भी कितने लेंगे? 4 लेंगे। तो KOH 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 और KOH ले लिए। ये एक वाला KOH यहाँ लिख दो अगर नज़र नहीं आ रहा तो, KOH लिख दिया। अब देखो बेटा, 4 K के साथ 4 Cl बाहर चले गए, 4 K के साथ 4 Cl बाहर चले गए। अब देखो यहाँ से गौर से, OH OH और 2 H, तो 2 जल के अणु बाहर चले गए। 4 K के साथ 4 Cl, OH OH H और H। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से समझ लो, ये एक OH ये दूसरा OH, H और H जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? जल का अणु। तो 2 जल के अणु यहाँ से बाहर निकल गए, 2 जल के अणु बाहर निकल गए। अब बेटा अभी वो बच्चा क्या, हमें पता है ये समूह यहाँ जुड़ेगा, ये समूह है वो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। तो अभी वो बच्चा क्या? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। C एक O, दूसरा O और H, तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा? बेंजीन वाले यहाँ पर OH और यहाँ पे COOH बन गया अपना। और इसका क्या नाम हो गया? सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम लिख दिया बेटा? सैलिसिलिक अम्ल नाम लिख दिया। तो उम्मीद है रिएक्शन समझ में आ गई। अब बेटा इसकी एक रिएक्शन और पेंडिंग रह गई है, उसको हम यहाँ ले लेते हैं इधर वाले कॉलम में, जिससे ये समझ में आ जाए अपने। ये समझ में आएगा आपको। अब देखो इसकी जो नेक्स्ट ये जो लास्ट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं वो शुष्क AlCl3 की AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं। और अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं वो सुनना, CH डबल बॉन्ड CH Cl और Cl, CH
डबल बॉन्ड CH Cl और Cl, इसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो बेटा पहले तो इसका हमें नाम आना चाहिए, तो नाम में तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, इसका नाम क्या होगा, थोड़ा देर में Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl। देखो बेटा 1 2 कार्बन कितने हैं बेटा, 2, एक Cl एक नंबर पर और एक 2 नंबर पर, तो 1 2 डाई क्लोरो। अब देखो 2 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है लेकिन साथ में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो H डबल बॉन्ड से एथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। इसकी अभिक्रिया हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो समझते हैं। तो क्रिया इसकी होगी, तो देखो कैसे लिख रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH Cl और Cl, ये कंपाउंड है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो बेटा क्या है, CCl4 है, CCl4, जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो Cl CCl3, एक ही बात है। देखो इस कार्बन से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4, इस कार्बन से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4 Cl जुड़े हुए हैं, तो एक Cl मैंने ऐसे लगा दिया और एक 3 Cl यहाँ जोड़ दिए। अब इसको आप यहाँ से तोड़ दो, टूटेगा, तो एक तो Cl जुड़ेगा और दूसरा CCl3 जुड़ेगा, एक तो क्या जुड़ेगा Cl और दूसरा जुड़ेगा CCl3। अब देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, अब एक वैलेंसी इस कार्बन की फिर ये और दूसरी इस कार्बन की, दोनों समान है तो कोई अंतर नहीं है, तो एक कार्बन पे Cl जोड़ दो और दूसरे कार्बन पे CCl3 जोड़ दो। तो इस कार्बन से तो मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, यहाँ पे Cl, और इस कार्बन पे क्या जोड़ दिया, CCl3। इस कार्बन के साथ तो मैंने क्या जोड़ दिया, Cl, और इस कार्बन के साथ CCl3। अब बेटा ये कंपाउंड बन गया। इसके नाम की बात कर लेते हैं, तो देखो इधर ये कार्बन है तो 1 2 3, 3 ही कार्बन है लेकिन Cl बहुत है, कार्बन 3 है, 1 2 3, Cl कितने, अब देखो 1 नंबर कार्बन पे कितने Cl है, 3, 2 नंबर पर 1 और 3 नंबर कार्बन पे कितने Cl है, 2, तो इस पे 3 Cl है, 1 नंबर पे तो नाम करेंगे 1 1 1, तीनों Cl एक ही कार्बन पे है तो नाम क्या दिया, 1 1 1। 2 नंबर पर 1 Cl है तो 2, 3 नंबर पे 2 Cl है तो 3 3 हो गए। कुल कितने हुए, 1 1 2 3 4 5 6, 6 Cl है, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा, और Cl के क्या लिखते हो, क्लोरो, तो ये जगह 1 1 1 2 3 3 हेक्सा क्लोरो, और 3 कार्बन से इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। तो बेटा उम्मीद है कि ये इतना चार्ट जैसा मैंने बनाया है वो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब छोटी सी 2 मिनट में और बात कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग। एक तो आपने लिख लिया था आग बुझाने में, इतनी जगह में बात कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग, तो लिख रहा हूँ शॉर्ट में, CCl4 के उपयोग। पहला उपयोग तो आपने रट लिया, क्या बेटा, आग बुझाने में। दूसरा उपयोग जो आपने क्लोरोफॉर्म का लिखा था क्या था, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। पहला उपयोग हमने क्या लिखा है, आग बुझाने में, दूसरा विलायक के रूप में, तीसरा हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नॉर्मल है, किसी भी कंपाउंड के लिए आप ले सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और चौथा उपयोग फियोन बनाने में और सैलिसिलिक, यहाँ बनाया था हमने सैलिसिलिक अम्ल, तो सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। तो तीसरा उपयोग आप लिख लो
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या लिखा है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और चौथा उपयोग फ्रियोन व सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। फ्रियोन तथा सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। तो इस प्रकार से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के उपयोग की बात कर रहे हैं। तो पहला उपयोग आग बुझाने में, दूसरा उपयोग विलायक के रूप में, तीसरा उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और चौथा प्रयोग फ्रियोन व सैलिसिलिक अम्ल बनाने में हमने इसके उपयोग की बात की थी। अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन है आइडोफ्रोम के उपयोग। कल वाली क्लास बेटा किस एंड हो गया था तुरंत। तो आइडोफ्रोम के उपयोग क्या है? आइडोफ्रोम जो हमने पढ़ा था उसके उपयोग क्या है? तो दो उपयोग हम बात कर सकते हैं। एक तो प्रतिरोधी में, और दूसरा रोगाणुनाशक में, रोगाणुनाशक के रूप में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइडोफ्रोम है, उसके उपयोग, जो इतना याद करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मुख्य उपयोग आग बुझाने में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मुख्य उपयोग आग बुझाने। फिर भी अगर छोटे मोटे उपयोग की बात करें तो दूसरा विलायक के रूप में, मतलब किसी भी पदार्थ को घोलने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके बाद बात करें तो फ्रियोन तथा सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। तो ये तो थे उसके उपयोग। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके उपयोग की बात करें बेटा?